सो हे गाइस, फाइनली आ चुका है फाइटर ऑफ डेस्टिनी का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसकी शुरुआत में हम लोग अब देख पाते हैं टियानडाओ युआन की बिल्डिंग को। और ये वो जगह होती है जहां पर हर उस एकेडमी को बुलाया गया था जिसका आगे चलकर कंपटीशन होने वाला है। और इसी बिल्डिंग के अंदर उन सभी को खाना खाने के लिए बुलाया गया था। और साथ ही तभी हम लोग वहीं पर आते हुए ज़ंगशैंग को भी देख पाते हैं, जो कि अपने डिसाइपल लुओ के साथ में यहाँ पर आ रहा था। और लुओ ज़ंगशैंग को ये बताती है कि ये जो दावत है उसमें काफी बेहतरीन तरीके की डिशेस को पेश किया जाता है। यहाँ पर साथ ही टियान एकेडमी के द्वारा हर एक चीज की व्यवस्था भी करी गई थी। और ये एक ट्रेडिशन है जो कि हमेशा ही फॉलो किया जाता है। ज़ंगशैंग भी लुओ से कहता है कि जब ग्रेट जू के लोग ट्रेडिशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है। लेकिन तभी ज़ंगशैंग उन लोगों के सामने कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि ये कहने लगते हैं यहाँ पर केवल उन लोगों को आने की इजाजत दी गई है जो कि पॉपुलर एकेडमी से बिलोंग करते हैं। इसीलिए क्या तुम लोग मुझे ये बता सकते हो कि आखिर तुम लोग कौन सी एकेडमी से आए हो? जैसे कि ज़ंगशैंग तुरंत ही उसको बताता है कि हम लोग बिलोंग करते हैं स्टेट रिलीजियस एकेडमी से। लेकिन स्टेट रिलीजियस एकेडमी का नाम सुनकर सभी लोग ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो तो एक बंद पड़ी हुई एकेडमी थी, एक ऐसा रूइन जो कि कई सालों से खुला ही नहीं था। वो लड़के कहते हैं कि हाँ, हमें भी ये सुनने में आया था कि उस एकेडमी में एक ऐसा लड़का पहुंचा है जिसके पास में कोई कल्टिवेशन नहीं है। यानी कि वो लड़के तुम ही हो जिसके पास में कोई भी कल्टिवेशन नहीं है। वो ज़ंगशैंग से कहता है कि जरा अपनी आंखों को खोलकर देखो और ये देखो कि यहाँ पर तुम्हारी एकेडमी का कोई भी नाम नहीं है। मतलब ये है कि तुम्हारे लिए किसी भी सीट का इंतजाम किया ही नहीं गया था। जिससे कि अब ज़ंगशैंग लोगों को तुरंत ही इतिहास से बताने लग जाता है और ये कहता है कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी उन एकेडमीज में से एक है जो कि खुद एम्परर ने अपने हाथों से एस्टैब्लिश की थी। इसीलिए तुम लोगों को कोई भी हक नहीं है कि तुम हमारी एकेडमी की बेइज्जती करो। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जबकि स्टेट रिलीजियस एकेडमी सभी 6 एकेडमीज के टॉप पर हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो बंदा अटैक करने की कोशिश करता है ज़ंगशैंग पर। लेकिन ज़ंग ने अपनी गोल्डन नीडल्स को उसकी पीठ में चुभा दिया था, जिससे कि उसके बंदे का ना तो हाथ जलता है ना पैर जलता है, वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। जिस मोमेंट पर तभी उसकी एकेडमी का सीनियर आ चुका था, जो कि ये कहने लगा था कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर स्कॉलर्स आते हैं और वो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। फिर आखिर तुम अपनी ये ट्रिक्स का यूज क्यों कर रहे हो? किसी को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? और उसने तुरंत ही अपने साथी के पीठ से उन नीडल्स को भी बाहर निकाल दिया था। अब ज़ंगशैंग ये कहने लग जाता है कि मैं उसको कोई चोट नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि मैं तो उसकी बीमारी का इलाज कर रहा था। क्योंकि ज़ंगशैंग ने उसके बॉडी में जो अपनी नीडल्स को चुभाया होता है, उसकी वजह से उस लड़के की बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है अब वो काफी बेटर हो चुका था। ज़ंगशैंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उस चीज को फील भी कर पा रहे होगे, जो कि वाकई में हुआ भी था। और ये चीज देखकर वहीं पर मौजूद एक लड़का थोड़ा सा यहाँ पर आया होता है, उसका नाम होता है जुआनियांग यू, जो कि तभी लुओ से ये कहने लग जाता है कि वैसे जूनियर सिस्टर, तुम आखिर इस लड़के के साथ में क्यों हो? जिसकी बात को सुनकर लुओ उससे कहती है कि लेकिन आखिर तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? वो कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गई हो? मेरा नाम है जुआंगयांग। तुम्हें याद होना चाहिए कि पहले हम दोनों एक ही जगह पे स्टडी किया करते थे। तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें ही देखते रहता था। और अगर तुम हमारी हेवनली डुओ एकेडमी में मिल जाओ तो मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं अपनी एकेडमी में नंबर 1 डिसाइपल हूं। जो कि अब लुओ की तरफ बढ़ने लगता है तो लुओ भी अपने कदम पीछे हटाते हुए तुरंत ही पहुंच जाती है ज़ंगशैंग के पीछे और उसे ये कहती है कि मैं हूं स्टेट रिलीजियस एकेडमी के डिसाइपल, इसी वजह से मैं अपने मास्टर चैंग के ही साथ में हूं। जो बात सुन के वो बंदा भी शॉक हो जाता है कि क्या वाकई में ये तुम्हारा मास्टर है? वो कहने लग जाता है कि मुझे यकीन है कि जरूर से इस लड़के ने तुम्हें फोर्स किया होगा उसकी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए। लिटिल सिस्टर लुओ, आप चिंता मत करो, मैं इस मैटर को सुलझा लूंगा। जिससे कि अब ज़ंगशैंग तुरंत ही उसके सामने आ जाता है और ये कहता है कि मेरे डिसाइपल को परेशान मत करो। वो कहता है कि आने वाला जो ग्रांड एग्जामिनेशन है हमेशा ही उसके पहले इस बैंक्वेट को किया जाता है और यहाँ पर सभी के सभी फेमस एकेडमीज के बीच में डिबेट होती है और कुछ लोगों के बीच में तो फाइट भी होती है, क्योंकि तब जाकर हर एक एकेडमी की औकात पता चलती है कि कौन कितना पानी में है। लुओ से कहता है कि देखो, तुम ये बात जानती हो कि ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है और ना ही इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये तुम्हें एग्जामिनेशन में एंटर करवा पाए। क्यों बेकार में इसके साथ में रहकर अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? जैसे मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर टियानडाओ एकेडमी के प्रिंसिपल माओ क्यू की एंट्री होती है और प्रिंसिपल यहाँ पर आते ही तुरंत ही ये कहने लग जाते हैं कि रूल्स के हिसाब से स्टेट रिलीजियस एकेडमी एक फेमस एकेडमी है, तो उनका भी हक बनता है इस बैंक्वेट को अटेंड करने का। जिससे कि ज़ंगशैंग और लुओ दोनों ही प्रिंसिपल को ग्रीट भी करते हैं और फिर सभी लोगों को उनकी सीट्स दी जाती हैं बैठने के लिए। लुओ कहती है कि आखिर हम लोगों को बाकियों के जैसे पेस्ट्री क्यों नहीं दी गई और ऊपर से हम लोगों को बैठने के लिए भी सबसे बेकार सीट्स दी गई हैं। ज़ंगशैंग कहता है कि चिंता मत करो, जब हमें यहाँ पर इन्वाइट किया गया है तो आराम से सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो, सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब सब कुछ एकदम शांत हो ही चुका था तो उसी मोमेंट पर दरवाजे को खोल
बोलते हुए तभी एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो असल में होता है टियन हाई फैमिली से और उस तक जंगशैंग की खबर पहुंचाई होती है इंस्ट्रक्टर काओ ने कि जंगशैंग नाम के लड़के ने स्टेट रिलीजियस एकेडमी को दोबारा से ओपन किया है जो कि टियन हाई फैमिली की क्वीन और आपके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा तमाचा है, जिसकी वजह से ये बंदा गुस्से के साथ में आगे बढ़ते जा रहा था और ये कह रहा था कि मैंने ये सुना है ये जंगली पहाड़ों से निकलकर स्टेट रिलीजियस एकेडमी के अंदर आ गया है जिसमें ना तो कल्टीवेशन है और ना ही बिल्कुल पावर है, एकदम कचरे के समान है। और उसकी औकात तो देखो, उसने स्टेट रिलीजियस एकेडमी को रीओपन करने की हिम्मत कर दी जो कि वो जगह है जिसको खुद डिवाइन एम्प्रेस ने अपने हाथों से खत्म किया था। और उस एकेडमी को रीओपन करने का मतलब है हमारे चेहरे पर एक तमाचा मारना। और इस बंदे का असल में नाम होता है टियन हाई हेगो, जो कि देखने में भी गुस्से में लग रहा था और अब बढ़ने लग जाता है चैंग की तरफ। वो ये कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि हाँ तुम ही वो जंगली हो, तुम्हारा ही नाम होना चाहिए चैंग चैंग शैंग। चलो अब उठकर मेरे पास में आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मार मार के जान से मारने वाला हूं। लेकिन अगर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांगते हो तो शायद मैं तुम्हारी लाश को छोड़ दूंगा और इसे खत्म नहीं करूंगा। जो बात सुन के लुओ गुस्से के साथ में उठती हैं और ये कहने लगती हैं कि ये बैंक्वेट तुम्हारे बाप के जागीर नहीं है, ये 6 एकेडमीज के लिए अरेंज किया गया था, तो तुम्हारा आखिर इससे क्या लेना देना। जो बात सुन के हेगो कहने लग जाता है कि पूरी की पूरी शैंडू के अंदर मेरी टियन हाई फैमिली का राज चलता है और तुम यहां पर हो रहे इस बैंक्वेट की बात कर रहे हो वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और लोगों को ऐसा करते हुए देखकर यहां पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जो कि टियन हाई फैमिली से पंगा ले रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि टियन हाई फैमिली से पंगा ले सके। वो कहती है कि केवल एम्प्रेस के ग्रैंड नेफ्यू होने की वजह से तुम्हें ये हक तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि तुम बिना इजाजत के कहीं पर भी आ जाओगे और किसी के ट्रेडिशन को बर्बाद करोगे। और सारे के सारे मास्टर इस नजारे को अपनी आंखों से ही देख रहे थे और कुछ भी नहीं कहते। जिस मोमेंट पर अब तभी चैंग शैंग उठता है और ये कहने लग जाता है कि यानी कि ग्रेट जू की हालत ऐसी हो चुकी होगी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। जिस मोमेंट पर वहीं पर बैठे हुए लोगों के बीच में एक लड़का हंसने लगता है जो कि काफी जोरों के साथ में हंस रहा था, तो उसके साथी उसे रोकते हैं कि ऐसा मत करो। तो वो कहता है कि मैं तो इस बैंक्वेट ट्रेडिशन के ऊपर हंस रहा हूं। जिसकी हंसी को देखकर हेगू भी कहता है कि मुझे भी बताओ जरा, मैं भी अपने दांत निकाल के हंस लूं। जिससे कि अब वो लड़का उठता है जिसका नाम होता है जुआन युआनपो, और यूपो कहता है कि मैं तो इस ट्रेडिशन के ऊपर हंस रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिशन है और यहां पर कोई भी मुंह उठा के तो नहीं आ पाएगा, लेकिन तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करके ये तो साबित कर दिया कि अब ट्रेडिशन की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो बात सुन के हेगू अपनी पावर्स एक्टिवेट करने लगता है और ये कहता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आज मैं तुम्हें जान से मारूंगा तो क्या तुम फिर भी हंसने की हिम्मत करोगे। और उसने अपने अटैक भी कर दिया था, लेकिन जुआनपो की भी पावर कोई कमजोर नहीं थी। वो आसानी के साथ में उस अटैक को संभाल लेता है और जैसे ही हेगो के साथ में फाइट करने के लिए जाने लगते हैं तो जुआनपो के साथी उसे रोकने लगते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम्हें तो उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो टियन हाई फैमिली से है। जुआनपो, तुम्हारी वजह से हम लोगों को भी प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जिसकी बात को सुनकर जुआनपो ये कहने लग जाता है कि मैंने स्टार सीजर एकेडमी को इस वजह से ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे ये लगता था कि वहां के डिसाइपल हिम्मत वाले होते होंगे, लेकिन तुम तो कायर हो। तुम भले टियन हाई फैमिली से डरते हो लेकिन मैं नहीं डरता। जुआनपो जैसे ही आगे जाने लगता है तो चैंग उसको रोकता है और ये कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज आप रुक जाइए। देखिए, डरता तो मैं भी किसी से नहीं हूं, लेकिन वो एम्प्रेस का ग्रांड नेफ्यू है और उसके साथ में फाइटें करने का मतलब है खुद के लिए मुसीबतों को मोल लेना। जो बात सुन के जुआनपो कहता है कि मैं यहाँ पर रेड रिवर माउंटेन से आया हूं और तुम्हें याद रखना चाहिए कि पहाड़ी लोग कभी भी किसी से डरते नहीं हैं और हम ऐसे घमंडी लोगों के सामने कभी भी झुकना पसंद नहीं करते। जो बात सुन के चैंग कहता है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर, मैं भी तुम्हारे जैसे माउंटेन से आया हूं। जिनकी बातों को सुनकर अब हेगो कहने लगता है कि यानी कि तुम दोनों ही जंगली पहाड़ी हो। अब तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम लोगों के माउंटेन्स को जलाकर राख कर दूंगा। जुआनपो चैंग शैंग से कहता है कि चिंता मत करो, वो केवल मेडिटेटिव स्टेट में है और मैं भी उसी रियल में ही हूँ। आपके पास में कोई कल्टीवेशन नहीं है तो मैं जाकर उससे मुकाबला करता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस फाइट को जीत भी सकता हूँ। आसपास के लोगों ने जब इस नज़ारे को देखा था तो वो लोग भी शॉक हो गए थे क्योंकि युआनपो का टियान हाई के साथ में टकराना मतलब अपने फ्यूचर को खत्म करने जैसा है। वो कहता है कि मैं हूँ स्टार सीजर एकेडमी से जुआन युआनपो। कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी हड्डियों को तोड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने पलक झपकते ही हमला करना शुरू कर दिया था युआनपो के ऊपर, लेकिन उसके अटैक्स को युआनपो भी बड़ी आसानी के साथ में संभाल लेता है। लेकिन अब जैसे ही हेग ने अपनी और भी ज्यादा पावर्स को एक्टिवेट किया था, सभी लोग उस नज़ारे को देखकर शॉक रह जाते हैं और हेग भी ये कहने
लग जाता है युआन पो से, तुम अभी केवल मेडिटेशन में अर्ली स्टेज में हो और मेरे सामने एक लूजर हो, और फिर भी मेरे साथ में फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो। जिसके तुरंत ही बाद अब इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट होना स्टार्ट हो गई थी। यान पर फिलहाल में अपनी किसी भी सुपर पावर का यूज नहीं कर रहा था और हैक के सिंगल अटैक से चारों तरफ ही तहलका मच जाता है। वो तभी चैंग से कहती है कि हमारा बिग गाय हारने वाला है। ये बात सुन के चैंग लू से कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि ये जो टियानहाई फैमिली का लड़का है भले ही ताकतवर नजर आ रहा हो, लेकिन उसका जो फुटवर्क है वो एकदम अनस्टेबल है। और वहीं अगर हमें युआन पो की बात करें तो वो अभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा है। जरूर से हर किसी को सरप्राइज करते हुए अपना अटैक करेगा। जिसके अगले ही पल अब युआन पो ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू कर दिया था, जो नजारा देखने में काफी शानदार होता है, क्योंकि अब आ चुका होता है अपने बीस्ट फॉर्म में, जिसे देखकर सभी लोग पहचान जाते हैं कि यानी कि ये लड़का याओ रेस से बिलोंग करता है। और याओ ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी बंदे की स्ट्रेंथ को डबल बना देती है। साथ ही साथ ये काफी यूनिक टेक्निक भी मानी जाती है। और लू अपने मास्टर यानी कि चैंगशेंग के बारे में सोचती है। लू अपने मास्टर यानी कि चैंगशेंग के बारे में सोचती है कि उनको तो ये चीजें होने से पहले ही पता लग गई थी। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अब ये बंदा लग रहा है रेड रिवर सिटीजन से। चैंगशेंग कहता है कि इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल अब एक जैसा ही है, और साथ ही साथ युआन पो के पास में याओ ट्रांसफॉर्मेशन का भी एडवांटेज है। जिसके तुरंत ही बाद अब युआन पो ने अपनी उसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में अटैक करने शुरू कर दिए थे, जिन अटैक्स का पावर लेवल वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है, क्योंकि युआन पो ने जिस पावर के साथ में और जिस स्पीड के साथ में हैक की हालत खराब करना शुरू किया था, वो नजारा देख के तो मजा ही आ जाता है। और अब वो बंदा अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाने लगता है, क्योंकि हैक जानता था कि वो स्ट्रेंथ के मामले में इसी लड़के को हरा नहीं पाएगा, जिससे कि अब वो अपने काफी खतरनाक टेक्निक को समन करना शुरू करता है और ये कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी याओ ट्रांसफॉर्मेशन काफी ताकतवर है, लेकिन ज्यादा ताकतवर लोगों को तड़पाने में मुझे उतना ही ज्यादा मजा भी आता है। और जैसे ही अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ में टकराने को जा रहे थे, तो चैंग को पहले से ही पता लग गया था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि जैसे ही युआन पो ने हैक के ऊपर अपना अटैक किया था, वो हैक को दूर तो फेंक देता है, लेकिन हैग्यू थोड़ा सा खुश नजर आता है, क्योंकि तभी अचानक से ही युआन पो की बॉडी के अंदर अजीब सा एक पॉइजन आ गया था, जो कि बहुत बुरी तरह से युआन पो को कमजोर बना देता है। इंस्ट्रक्टर काओ, प्रिंसिपल और जितने भी लोग होते हैं सभी के होश उड़ गए थे, क्योंकि चैंगशेंग इंस्ट्रक्शंस देते हुए उसके फॉर्म के लेवल को बढ़ाते ही जा रहा था और साथ ही साथ वो युआन पो का इलाज भी करते जा रहा था। एक मोमेंट पर तो लू अपनी विप के अंदर उस बंदे को बांधकर चारों तरफ से ही घुमा के अपनी फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हुए ट्विंड एंड थंडर को मिलाकर अपना एक ऐसा अटैक समन कर लिया था, जो कि हैक की बहुत ही बुरी हालत करने वाला था। लू उसे कहती है कि तुम मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और उसके इस अटैक ने सभी लोगों की आंखें खोल दी थी कि हर चीज में टियानहाई फैमिली टॉप पर नहीं है। और इंस्ट्रक्टर काओ तो तुरंत ही ऐसे भागते हुए जाता है हैक के पास में, जैसे कि वो तो उसका बाप हो। सभी लोग कहने लगते हैं कि वाकई में मानना पड़ेगा ऐसी लड़की को जो कि इसने टियानहाई फैमिली के साथ में टक्कर ली। आखिर ये लड़की है कौन जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ चैंगशेंग ने भी अच्छे तरीके से युआन का इलाज तो कर दिया था, लेकिन उसको रिकवर होने में अब काफी समय भी लगेगा। वो अपने मास्टर यानी कि चैंगशेंग को दिखाती है कि मैं आपके दुश्मन को फोड़ चुकी हूँ। इंस्पेक्टर काओ तुरंत ही अपने दूसरे बाप के पास में पहुंच जाता है और उसे कहने लगता है कि यंग मास्टर, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। उसे कि अब हैक गुस्से के साथ में कहने लगता है कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, इन चींटियों की औकात क्या है जो कि इन्होंने मुझे हर्ट करने की कोशिश की। वो चैंगशेंग के सामने खड़ा होकर लू को गालियां देते हुए कहने लगता है कि मैं ऐसी लड़की को तो ऐसी मौत मारूंगा जैसा कि आज तक किसी को भी नहीं मिली होगी, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें मारूंगा, और तुम्हें मारने के बाद मैं जाऊंगा टेंग्यू 36 के पास, जिसका मैं सारा कल्टीवेशन खत्म करूंगा। तो फिर अब चैंगशेंग हैक के सामने खड़ा हो जाता है, और चैंगशेंग के सामने ये बंदा एकदम बच्चे के जैसे लग रहा था। क्या वो कहता है कि मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, क्योंकि ये मत बोलना कि मैं एम्प्रेस का ग्रैंड नेफ्यू हूं, और मेरे लिए तुम जैसे लोगों को मारना मतलब चींटी को मसलने के जैसा है। वो अब काफी जोरों के साथ में हंसने लगता है, तो चैंगशेंग केवल अपनी एक मूव को चलता है। वो हैक को एक ही हिट के साथ में दूर फेंकते हुए चैंगशेंग कहने लगा था कि वैसे तुम दो चीजों में बहुत ही ज्यादा गलत हो। सबसे पहला यह है कि तुम्हें यह लगता है कि मेरे पास में कोई कल्टीवेशन नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, और दूसरा यह है कि तुम मेरे फ्रेंड और स्टूडेंट के कल्टीवेशन को खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन चैंगशेंग ने तो उसकी बॉडी में अपनी नीडल्स को घुसाते हुए एक ऐसी फॉर्मेशन को बनाया था जिसमें जाने से हैक का पूरा कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और चैंगशेंग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जिस मोमेंट ने यहाँ पर मौजूद हर किसी को शॉक कर दिया था कि आखिर इस लड़के ने ये क्या कर दिया। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो पहुंची होती है इंस्ट्रक्टर काओ को। वो तुरंत ही हैक को उठाने के लिए पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि चैंग, तुम जानते नहीं हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिसे तुमने आम इंसान समझकर उसका कल्टीवेशन खत्म किया है, एम्प्रेस का ग्रैंड नेफ्यू है,
जो कि एक बहुत ही बड़ा जुर्म तुमने कर दिया। इसी वजह से वो बाहर से कई सारे गार्ड्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि इन दोनों को ही पकड़ के जल्दी से जेल में डाल दो, क्योंकि ये अपराधी हैं। लेकिन सिपाहियों को यहाँ पर आते हुए देखकर प्रिंसिपल तुरंत ही ये कहने लग जाते हैं कि वहीं पर खड़े रह जाओ, क्योंकि गलती वो नहीं है जो कि चैंगशिंग ने की है, बल्कि गलती तो वो है जो कि हैग्यू ने करी है। और टियानहाई फैमिली के पास में ये कोई भी हक नहीं है कि वो हमारे अकेडमी के कामकाज में दखल अंदाजी करे। ये यहाँ पर अपनी मनमर्जी से आया था और मेरे डिसाइपल्स को उसने मारने की कोशिश भी करी है और कुछ ऐसे मेथड्स को भी यूज किया जिनको यूज करना ही सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो तुम्हें क्या लगता है इंस्ट्रक्टर काओ, क्या क्वीन इन सारे के सारे पॉइंट्स को नजरअंदाज कर देंगे? गवाही देने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अगर तुम उसके साथ में हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी गवाही देने के लिए तैयार हूं। इंस्ट्रक्टर काओ कहता है कि लेकिन प्रिंसिपल, मैं तो इसी मैटर को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसिपल कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर काओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या एम्प्रेस की खुद की आंखें नहीं है? क्या वो इस सच को नहीं देख पाएंगे जो कि यहाँ पर हुआ है? और सबसे बड़ी बात, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि बिना उनकी परमिशन के स्टेट रिलीजियस एकेडमी रीओपन कैसे हो सकती है, और इस मैटर की जिम्मेदारी अब किसको लेनी चाहिए? इस बात के बारे में तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, जहां पर अब तो इंस्ट्रक्टर काओ के पास में भी कोई जवाब नहीं होता। प्रिंसिपल कहते हैं कि शैंडो की रातों में लोगों को मारना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि भले ही इस जगह का नाम डिवाइन है, लेकिन ये उतनी ही ज्यादा खतरनाक है जहां से अब सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं। और चैंग हमें इस जगह के बारे में बता रहा था। उसे रात का जो ट्रेडिशनल इवेंट था वो खत्म तो हो चुका था, लेकिन कोई भी वहां पर खुश नहीं था। भले ही रिलीजियस एकेडमी को वो तो मिल चुका था जिसकी वो हकदार थी, और साथ ही साथ हमें ये मौका भी दिया जाएगा कि हम ग्रैंड एग्जामिनेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन वहां पर ना तो कोई भी खुश था और ना ही किसी के चेहरे पर एक छोटी सी भी स्माइल नजर आ रही थी, क्योंकि सभी को ये लगता था कि वो सही हैं और हम लोग ही गलत हैं। लेकिन क्या ये सच है कि किसी को भी परवाह नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए लोगों की? वहीं पर साथ ही साथ तभी हम लोग युवानपो की कुछ यादों को देखते हैं, जो कि अब तुरंत ही जाग जाता है, क्योंकि अब वो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था। लेकिन वहां पर उसकी एकेडमी के जो साथी होते हैं वो ही उसे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि युवानपो के हर एक साथी को ऐसा लगता था कि उसकी वजह से ये लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। और अब युवानपो के साथ में किसी भी एकेडमी का सहारा नहीं बचा था, क्योंकि उसके खुद के ही एकेडमी के लोगों ने उसे छोड़ दिया। एक तो वो बैटल को हार गया, इसी वजह से अब युवानपो वहीं पर ही बैठ जाता है और ये कहने लगता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये लोग कभी भी मुसीबत में मेरा साथ नहीं देंगे, और ये सब कुछ इन लोगों ने इस वजह से किया है क्योंकि मैंने टियानहाई फैमिली के साथ में पंगा ले लिया। अब इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। शैंगशन कहता है कि फिर दोस्त मुझे बताओ जरा कि अब आखिर तुम्हारे क्या प्लान्स है, तुम कहाँ पर जाओगे? युवानपो कहता है कि मेरे गांव वालों ने जैसे तैसे करके पैसे जोड़कर मुझे दिए थे ताकि मैं शैंडू में आ सकूं। यहां तक कि मैंने कई जगह पर नौकर का भी काम किया है ताकि मैं अपने खर्चे उठा सकूं। मैं दोबारा से मेहनत करूंगा और पैसे जुटा के अपने पहाड़ों में वापस चला जाऊंगा। लुओ तभी उससे कहती है कि ब्रदर, आपने यहां तक आने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, और ये मेहनत आपने दूसरों के घर पर काम करने के लिए तो नहीं की होगी। और इस वक्त अगर आपके पास में वाकई में कहीं पर भी जाने के लिए जगह नहीं है तो आप हमारी रिलीजियस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो, और हमारी एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद भी आपके पास में मौका होगा ग्रैंड एग्जामिनेशन को अटेंड करने का। शैंगशेंग कहता है कि देखो ब्रदर, भले ही हमारा जो कोर्टयार्ड है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, लेकिन मैं इतना तो यकीन से कह सकता हूं कि तुम्हें वो जगह काफी पसंद आएगी, क्योंकि वो जगह बिल्कुल हमारे पहाड़ों के जैसी है, तुम्हें बिल्कुल अपने घर जैसा लगेगा। जिससे कि युवानपो आखिरकार उसकी एकेडमी को ज्वाइन कर लेता है और चैंग और लुओ के साथ में चला जाता है, जिससे कि लुओ खुश होकर ये कहने लगती है कि अब आखिरकार हमारी एकेडमी में 3 डिसाइपल से हो चुके हैं। इसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर रिलीजियस एकेडमी को देख पाते हैं, जहां पर ये तीनों के तीनों रात के वक्त में डिनर कर रहे थे। वो तभी युवानपो को कॉन्ग्रेचुलेट करती है इस एकेडमी का 3rd स्टूडेंट बनने के लिए। वो ये भी कहती है कि हमारी मास्टर जो भी कहेंगे वो नया रूल बन जाएगा, जिसकी बात को सुनने के बाद युवानपो शॉक होते हुए कहता है कि देखो, मुझे यहाँ पर कोई प्रिंसिपल नजर नहीं आया, ना ही कोई इंस्ट्रक्टर। जिससे कि अब लुओ उसे बताने लग जाती है कि ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं वही मेरे मास्टर हैं, वही प्रिंसिपल हैं, वही इंस्ट्रक्टर हैं, और उससे भी बड़ी बात, वो यहाँ के डिसाइपल भी हैं, तुम्हारे और मेरे ही जैसे। जिसकी बात को सुनने के बाद युवानपो कहता है कि फिर तो आप मेरे भी टीचर हुए। वो कहती है कि बिग ब्रदर, मैं आपके टीचर हूं और ये मेरी टीचर हैं, तो इसका मतलब मेरे मास्टर तुम्हारे ग्रैंड मास्टर कहलाएंगे। और जब इन लोगों की बातें चल ही रही थी तो उसी मोमेंट पर अब तभी वहां पर आ जाता है टैंग 36, जो कि चैंगशन से खुश होते हुए कहता है कि तुमने आज जिस तरीके से उसे टियानहाई फैमिली के लड़के की हालत की है, मुझे तो सुनकर मजा ही आ गया। जिस खुशी में वो यहाँ पर एक ड्रिंक लेकर भी आया था। वो युवानपो को देखकर कहता है कि क्या तुमने एक और नया स्टूडेंट को रिक्रूट कर लिया? साथ ही साथ लुओ भी उसके साथ में अपना इंट्रोडक्शन करती है। वो सभी यहीं पर बैठ जाते हैं और चैंग 36 से कहता है कि वैसे दोस्त, तुम मुझे वहां पर दिखाई क्यों नहीं दिए थे? टैंग कहता है कि ऐसा इसी वजह से क्योंकि ओल्ड मास्टर्स ने मुझे कैद कर दिया था ताकि मैं प्रोग्राम को बर्बाद न कर दूं। जहां पर साथ ही साथ अब टैंग 36 से चैंगशन को एक एक बुरी खबर भी देने लगता है। वो ये कहता है कि कल रात वियांग पैलेस में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया जाएगा,
जहां पर इस वॉट सेक्टर के माउंट एली आएंगे डिवाइन जनरल के पास में, क्योंकि उनका रिश्ता असल में होने वाला है जू यूरोंग के साथ में, जो कि तुम्हारी फियांसे है। जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर वी यांग पैलेस को देख पाते हैं, जहां पर ग्रैंड सेलिब्रेशन चल रहा था। अब जू यूरोंग को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस सीरीज का इतना ही एपिसोड आया है, तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसे ही सिमिलर सीरीज है जो कि पूरा कंप्लीट है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा।